नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में। और आज हम लोग चैप्टर अपना रिवाइज करेंगे डिडक्शंस का। डिडक्शंस का चैप्टर सितंबर 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक होगा। इसका क्वेश्चन अमूमन तौर पर टोटल इनकम के क्वेश्चन के साथ ही आता है। दैट मींस कि टोटल इनकम के क्वेश्चन में ही डिडक्शंस डाल दी जाती है। बट कई बार ये देखा गया है कि इसका 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंडिविजुअल बेसिस पर भी आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब तक आप डिडक्शन सही से कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी या टोटल इनकम कभी भी ठीक नहीं आ सकती है। आइए फटाफट इस चैप्टर के शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, जहां पर क्वेश्चन बैंक भी है अवेलेबल आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस बैच वगैरह खरीदना है तो आप www.jagulia.com, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर जाकर ले सकते हैं। चलिए डिडक्शन नंबर चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साहब कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि आपके 5 हेड की इनकम मिला के 5 हेड की इनकम को एक साथ जोड़ दिया जाता है। क्लबिंग के प्रोविजन लगा दिए जाते हैं। देखना ध्यान से, इधर 5 हेड की इनकम क्लबिंग सेट ऑफ लॉसेस के प्रोविजन लगाने के बाद जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर देते हैं तब आपका निकल कर क्या आएगा, टोटल इनकम। जीटीआई में से अगर मैं डिडक्शंस माइनस कर दूं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपका निकल कर आता है टोटल इनकम। इनकम आपकी दो तरह की इनकम होती है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक से रिवीजन करा रहा हूं। इनकम आपकी दो तरह की होती है, एक एग्जेम्प्ट इनकम होती है और एक डिडक्शंस होती है। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है? एग्जेम्प्ट इनकम को कभी भी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। सम इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, दे आर नॉट इंक्लूड इन जीटीआई। उसको कभी भी हम जीटीआई में इंक्लूड नहीं करते, कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा जो सेक्शन 10 की इनकम होती है, वो एग्जेम्प्ट इनकम में आती है। उसके बाद होती है एक डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब क्या है कि जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस हैं, दैट मींस पहले उसको इनकम में कंसीडर किया जाता है, फिर उसके बाद जीटीआई में से उसको माइनस किया जाता है। इंक्लूड इन द जीटीआई, फिर उसको चैप्टर 6 से अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। जब भी आप माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा साहब, टोटल इनकम। बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है। जो आपकी चैप्टर 6 से की डिडक्शन है, दैट मींस 80C वाली जो डिडक्शन है वो आपकी कभी भी अलाउड नहीं होती स्पेशल रेट वाली इनकम से। स्पेशल रेट वाली इनकम का मतलब है जो स्लैब रेट में नहीं आती। दैट मींस कैपिटल गेन 111A, कैपिटल गेन 112, कैपिटल गेन 112A, एंड उसके साथ साथ जो भी आपकी कैजुअल इनकम होती है, स्पेशल इनकम होती है, उनमें से कभी भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। चैप्टर 6 से डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैपिटल गेन 111A, 112, 112A एंड कैजुअल इनकम। स्पेशल रेट वाली इनकम कभी भी ये अलाउड नहीं होगी। आइए साहब, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? हो सकता है आपने अभी तक ना पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं, हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, पढ़ा देते हैं। इनकम दो प्रकार, डिडक्शंस दो टाइप्स की होती हैं। एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन होती है और एक इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन का मतलब है कि आप पहले इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको डिडक्शन देंगे। जैसे आप 80C की बात करते हैं, आप LIC खरीदिए, आप फिक्स डिपॉजिट खरीदिए 5 साल के लिए, आप पीपीएफ में पैसा जमा कराइए। ये हो गई इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, जहां पर पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। उसके बाद आता है आपका इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब है कि आपको कोई इनकम रिसीव हुई है, उसमें से हम आपको इतनी डिडक्शन दे देंगे। लेट से 80TTA 80TTB वाली डिडक्शन सेविंग अकाउंट पर 80TTA में, और एफडी वगैरह सेविंग अकाउंट 80TTB जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, वहां पर आपको डिडक्शन दी जाती है 10,000 50,000 की, तो वो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। सर्टेन इनकम इंक्लूडेड इन जीटीआई, पहले आप उसको अदर सोर्स में इंक्लूड करते हैं, फिर आप डिडक्शन अलाउड करते हैं।
तो दो टाइप्स की डिडक्शन होगी, एक एक करके इसी के अंदर सारी डिडक्शन छुपी हुई हैं, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। बट उससे पहले कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती, दैट मींस जीटीआई में से डिडक्शन अलाउड करते हैं तो मेरी टोटल इनकम निकल कर आती है। तो कभी भी डिडक्शन की वजह से मेरा लॉस नहीं आ सकता, ध्यान दीजिए साहब, डिडक्शन की वजह से मेरा लॉस नहीं आ सकता, दैट मींस डिडक्शन मेरी जीटीआई से ऊपर नहीं जा सकती। सेकंड बात, अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर ली तो ठीक इस साल, अगर आपने वो क्लेम नहीं की तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आइए जी, डिडक्शन 80C to 80 शैल नॉट एक्सीड जीटीआई, आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते अगले सालों के लिए। यस और नो? यस सर। आपको डिडक्शन तभी मिलेगी, आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप उसको अब क्लेम करेंगे। आप रिडक्शन क्लेम कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप रिडक्शन क्लेम करते हैं जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। आरओआई में जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं हो सकती है। 80 IA to 80 RRBC फाइनल लेवल पर है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती हैं, जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती हैं इन सेक्शन में, वो आपको तभी मिलती हैं जब आप दो काम करते हो। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो और वो रिटर्न फाइल आप अपनी टाइम पर करते हो एज पर सेक्शन 139(1) के हिसाब से, तब जाकर आपको वो डिडक्शन अलाउड होगी, इनकम बेस्ड डिडक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। मैंने दो टाइप्स ऑफ डिडक्शन बताई थी, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड और एक इनकम बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन का मतलब है कि आप इन्वेस्ट कीजिए हम जहां पर बता रहे हैं, और हम आपको डिडक्शन अलाउड करेंगे ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम निकल कर आए। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं जो मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन है, जो मैं कह रहा हूं सीए, नॉन सीए, अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, सबको पता रहता है, पॉपुलरली नोन एज 80C। 80C की डिडक्शन कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, एक एक अलग अलग स्कीम इन्होंने बताई, तब हम आपको डिडक्शन देंगे। 80C में डिडक्शन किसको मिलती है? सबसे पहली बात, 80C में डिडक्शन मिलती है साहब, मैं इन्वेस्ट करूंगा मुझे मिलेगी, अगर मैं अपनी फैमिली के बिहाफ पर इन्वेस्ट करता हूं तो फैमिली को भी मिलेगी। फैमिली का मतलब यहां पर क्या होगा, देखिए मैं इंक्लूड, ठीक है, स्पाउस इंक्लूड, ठीक है, बच्चे इंक्लूड, ठीक है, और बच्चे इसमें कौन? कोई भी बच्चा, शैतान, सीधा, छोटा, बड़ा, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, बच्चा होना चाहिए। कंडीशन क्या है? बच्चा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। 80C को मैटर नहीं है कि आप रेजिडेंट ही होने चाहिए, विदेशियों को भी 80C मिलता है, दिमाग में छपा लो, विदेशियों को भी 80C मिलता है। जब इतना पॉपुलर है, सबको पता है, तो विदेशियों को भी तो पता होगा, तो उनको भी डिडक्शन मिलेगी। इंडिविजुअल एचएफ के केस में डिडक्शन आपको कितनी मिलती है? मैक्सिमम आपको 1,50,000 की डिडक्शन इसमें आप लोग क्लेम कर सकते हैं, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, एनी चाइल्ड, सिंगल, मैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, माइनर, मेजर, सब। एचएफ के लिए कोई भी मेंबर चलेगा। लेकिन जब 1.5 लाख की डिडक्शन है, 1.5 लाख की जो डिडक्शन है, वो देखिए ऐसे ही नहीं कि फ्लैट दे दिया आपको, इन्होंने लिमिट्स लगा दी। रीजन क्या है? रीजन मैंने प्रैक्टिस बैच एज वेल एज अपना फास्ट ट्रैक बैच में भी आपको बताया था कि इसके पीछे रीजन क्या है। आज डिस्कस नहीं करेंगे, रिविजनरी क्लास है। आइए फटाफट, तो इन्होंने बोला 80C में आप ये नहीं है कि पूरा 1.5 लाख क्लेम कर लीजिए, जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। इन्होंने उस पर लिमिट लगा दी, ये नहीं कि आपने भैया 1.5 लाख प्रीमियम दे दिया तो 1.5 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक टर्म होती है सम एश्योर्ड, अगर बाई चांस खुदा खासा कुछ हो जाता है तो आपको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, उसका परसेंटेज इन्होंने फिक्स कर दिया।
फॉर टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2012 से पहले, 1/4/2012 से पहले पॉलिसी ली है, तो आप जो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक का ही क्लेम कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मतलब वो अमाउंट जो कुछ हादसा होने के बाद आपको मिलेगी। आपने कोई LIC वगैरह ली है, आपने कोई LIC का प्रीमियम पे किया है, कुछ हादसा हो गया, फिर आपको कोई सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगी, उसका 20% तक ही, सम एश्योर्ड का 20% तक ही डिडक्शन मिलेगी अगर आपने पॉलिसी इस तारीख से पहले पहले ली थी। अगर आपने इस तारीख को या इसके बाद ली थी तो वो लिमिट घटकर इन्होंने घटा दी और 10% ऑफ सम एश्योर्ड बोल दिया। दैट मींस अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लीजिए प्रीमियम पे किया आपने 5 लाख रुपए, हर साल आप 5 लाख 5 लाख 5 लाख पे करते जा रहे हैं, तो क्या आपको 1.5 लाख की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं, जितना भी सम एश्योर्ड होगा, जितना भी सम एश्योर्ड होगा उसका 20% तक की ही डिडक्शन मिलेगी या 10% तक की ही डिडक्शन मिलेगी। यस और नो? लेट्स से मान लीजिए आप हर साल पे कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, सम एश्योर्ड है उसका कितना, मान लीजिए 10 लाख रुपए, मान लीजिए सम एश्योर्ड है, अगर कुछ हादसा हो जाता है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। आप प्रीमियम कितना पे, चलो 5 लाख तो ज्यादा दिख रहा है, सिचुएशन भी नहीं बन रही है, हम मान लेते हैं 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल पे करते जा रहे हो, क्या आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप इसका 10%, आज के डेट पर आप इसका 10%, कितना हो गया? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक की आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बेशक आपने 2 लाख रुपए दिए हैं। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। बात समझ आई है? यस और नो? जी सर। तो ये तो होगी दो सिचुएशन, तारीख याद रखनी है, सारी तारीख याद रखनी है, 1/4/2012 से पहले और 1/4/2012 या उसके बाद, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड अलाउड होगा। अब बात करते हैं 1/4/2013, जस्ट अगला साल 1/4/2013, अगर आपने उस दिन या उसके बाद कोई पॉलिसी ली थी और वो पॉलिसी इन दो बंदों के लिए ली थी, इन दो बंदों के लिए, इन दो बंदों में कौन है? डिसेबिलिटी, कोई हैंडीकैप्ड है, 80U की जो 80U में कवर होते हैं, एंड या फिर जो 80DDB में सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ भयानक बीमारियां थी जिनको, उनके लिए LIC प्रीमियम है, या जो डिपेंडेंट है, ये सॉरी हैंडीकैप है 80U वाले, उनके लिए, इन दो के लिए अगर आपने LIC का प्रीमियम पे कर रहे हो, बात समझ आना दोस्त, खुद आप हैंडीकैप हो 80U में आते हो, या आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज है 80DDB वाली, आगे चल के इन दोनों सेक्शन को डील करेंगे, अगर आप इन दो सेक्शन में हो तो आते हो और आपने LIC भी ले रखी है, आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपके लिए इन्होंने 15% बोला है, आप 15%, 15% ऑफ सम एश्योर्ड तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। अगर बाई चांस मान लीजिए आपने इसके बाहर, इसके बाहर अगर आपने प्रीमियम पे किया तो सम एक्सीड कर जाता है स्पेसिफाइड से, तो वो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका। अगर आपने पॉलिसी, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2003, 1/4/2003 से पहले की कोई पॉलिसी और उसकी अमाउंट मैच्योरिटी में मिली है, वो हमेशा एग्जेम्प्ट होकर चलेगी। दो बातें याद रखनी है साहब, ये वाली याद रखनी है। सेकंड ये, एनी सम रिसीव्ड, अगर आपको कोई 80DD में कोई सम पैसा मिला है, और या फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई पैसा मिला किप, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता कभी भी 1010D में। बात समझ आई साहब? अगर हम इससे ज्यादा का कर देते तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही आप क्लेम कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया LIC की बात। अब LIC के अलावा सर हम और कहां जमा करा सकते हैं? मान लीजिए हमने LIC में जमा करा दिया, आप LIC के अलावा जमा करा सकते हैं सुपर एन्वेशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड, आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी जमा करा सकते हैं, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी जमा करा सकते हैं, आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप PF का पैसा इनमें जमा कराते हैं तो PF की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C में। यस और नो? LIC, PF। थर्ड नंबर, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाते हैं गर्ल्स के नाम पर, तो गर्ल चाइल्ड है या इंडिविजुअल हिमसेल्फ गर्ल है, SSC ही गर्ल चाइल्ड है,
तो आप वहां पर भी अगर आप जमा कराते हो तो वहां पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इंक्लूडिंग लीगल गार्जियन ऑल्सो। बात समझ आई? आ गई सर। अगर आप तीन जगह कौन कौन सा LIC नहीं ले रहे, PF नहीं ले रहे, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करा दिया, या इनमें जमा करा दिया है पर 1.5 लाख नहीं हो पाया, तो आप उसके अलावा और क्या ले सकते हो? नेशनल सेविंग स्कीम ले सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हो, नबार्ड ने बॉन्ड इशू किया आप उनमें पैसा डाल सकते हो, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या UTI की जो नोटिफाइड यूनिट्स हैं आप उनमें पैसा लगा सकते हो। एंड लास्ट डिपॉजिट स्कीम, पेंशन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, आप इसमें भी जमा करा सकते हो। मतलब सर थोड़ा 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 सब में करा दो, सबकी मिल जाएगी, हाँ, लेकिन एक अपर कैप है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000 तक ही आप क्लेम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। या फिर आप इनके अलावा क्या करो, एक 5 साल की FD खुलवा लो, टैक्स फ्री FD बोलते हैं इसको, टैक्स फ्री FD। आप 5 साल की एक FD खुलवा लो, कहां पर? पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यस और नो? यस सर। चलिए उसके बाद पेमेंट मेड टू इंडिविजुअल HUF, दोनों आप खुद से रीड करेंगे, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग खुद से रीड करेंगे, कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हो लेकिन आप वो इंडिया में ही पे करोगे, 2 बच्चों की ही मिलेगी और फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। सब 3 शर्तें लगा दी इसने 3 शर्तें लगा दी। क्या कहता है कि आप इंडिया में ही वो एजुकेशन होनी चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए और 2 बच्चों तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ वो एग्जाम में आपको कई बार धोखा देता है या बरगलाने की कोशिश करता है। कैसे? वो बोल देता है कि डेवलपमेंट फीस या डोनेशन पे किया, डेवलपमेंट फीस डोनेशन, तो कभी भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है आपको। बात समझ आई कि नहीं आई? सब आ गई। किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, आफ्टर एजुकेशनल, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कहीं पर भी पढ़ा, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाई। बस रिस्ट्रिक्शन लगाई तो ये लगाई कि आप इंडिया में ही कराओगे। नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आप टर्म डिपॉजिट लेते हो या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, किसका? UTI का या LIC म्यूचुअल फंड का, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान में कराओगे तो भी मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, परचेज, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, यहां भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप खुद से भी रीड करेंगे तो भी चलेगा। बाकी ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, फिर ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और LIC वाला भी इंपॉर्टेंट है। कहां गया? ठीक है, चलिए जी। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का मतलब क्या है? जब आप रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन करते हैं तो इसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन आप कहां क्लेम करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में। और प्रिंसिपल अमाउंट की आप डिडक्शन कहां क्लेम करेंगे? 80C में, इंक्लूडिंग, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस। स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस की भी आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था और वहां पर आपने स्टैंप ड्यूटी पे या रजिस्ट्रेशन फीस पे की है तो आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंडीशन दी गई हैं, आप यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ही यूज करेंगे। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द SSC फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर। फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट अलाउड डिडक्शन: एडमिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनिशियल डिपॉजिट। मान लीजिए आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बना रहे, वहां पर कुछ पैसा दिया, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनिशियल कोई डिपॉजिट दिया आपने, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कॉस्ट ऑफ रिनोवेशन, रिपेयर, अल्टरेशन ऑफ द हाउस नहीं मिलेगी। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड 24 सेक्शन 24 वाला जो वहां पर अलाउेबल है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्पेसिफिकली 3 चीजें इन्होंने यहां पर मना की। तो आप रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया होगा और उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। यस और नो? कैमरा फोकस छोड़ रहा है।
चलिए, उसके बाद आप एनपीएस में भी जमा करा सकते हैं साहब, एनपीएस में जमा करा सकते हैं आप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, देखिए एक नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। रटने वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे, रटने वाले बच्चे ध्यान देंगे। अगर आप एनपीएस में जमा कराते हो और टायर 2 अकाउंट में जमा कराते हो तो आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दिमाग की बत्ती बंद, टायर 2 एनपीएस वाला एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद टायर 1 क्या होता है? टायर 1 की आप डिडक्शन एटीसी सी डी में आप क्लेम करेंगे। अगर आप टायर 1 में जो एटीसी सी डी हम आगे पढ़ेंगे, आप टायर 1 उसके लिए बनाया गया। दैट मीन्स एनपीएस के 2 अकाउंट है, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, सारी एक ही बात है। तो अगर आप इनमें जमा कराते हैं पैसा, ध्यान दीजिएगा साहब, सब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। एनपीएस उसके नीचे 2 पार्ट, टायर 1, टायर 2। अगर आप टायर 2 में जमा कराएंगे तो आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम करेंगे, टायर 1 में जमा कराएंगे तो एटीसी डी में क्लेम करेंगे। एम आई राइट? राइट सर। चलिए जी, और खास बात आप सभी के लिए, अगर आपने टर्मिनेट करा ली कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी टर्मिनेट हो गई, या आपने पैसा जमा नहीं कराया, ध्यान देना साहब, आपने पैसा जमा नहीं कराया, चेक बाउंस हो गए, दैट मींस वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने एलआईसी वगैरह ली थी एटीसी वाली, अगर आपने वो बाउंस कर दी, टर्मिनेट हो गई, या फिर यूलिप टर्मिनेट हो गया, या फिर हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी, मैंने अभी बताया था ना, हाउस प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल अमाउंट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी आपने 5 साल पहले ट्रांसफर कर दी, उस केस में फर्दर डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी, और जो डिडक्शन अभी तक अलाउड हुई है पर अर्लियर ईयर में, वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। यस और नो? यस और नो? बोलिए साहब, बोलिए फटाफट। हाँ जी, वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है साहब? ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके पहले मुझे मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से में डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अगर आपने धोखा दिया तो। मुझे बताइए कौन कौन से में अलाउड नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर आपने टर्मिनेट कर दी इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्मिनेट कर दी यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो आपने जो डिडक्शन मिली है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी, जो अभी तक मिली है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, और फर्दर आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी साहब। ठीक है? ठीक है जी। 80 सी पर आइए, 80 80CCC, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी पेंशन फंड में आप अपना पैसा डाल रहे हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका पेंशन फंड है, आप उसमें अपना पैसा डाल रहे हैं कि साहब बुढ़ापे के बाद मुझे पेंशन चाहिएगी, तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी बुढ़ापे के बाद हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन अलाउ करेगी। तो अगर आप 80CCC में डालते हैं, CCC में डालते हैं, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। किसको अलाउड होगी? केवल इंडिविजुअल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन उसके खुद के नाम में वो पॉलिसी होनी चाहिए। एन्युटी प्लान किसी भी एलआईसी या अदर इंश्योरर का मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 1.5 लाख रुपए। सेम वही 80C में 1.5 लाख, 80CCC में 1.5 लाख। बात समझ आएगी नहीं आई? आ गई साहब। And third one is 80CCD, 80CCD, National Pension Scheme, National Pension Scheme, New Pension Scheme, अटल पेंशन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, सब एक ही है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसमें एनपीएस में पैसा जरूर डालेंगे। अगर आप किसी और के यहां जॉब करते हैं, ऑप्शनल है, आप खुद एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रैक्टिस में हूं, टीचिंग में हूं, तो उस केस में ऑप्शनल टू ज्वाइन एनपीएस, आपके पास ऑप्शन, आप चाहो तो ज्वाइन करो, आप चाहो तो नहीं ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, सब ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितनी डिडक्शन मिलेगी? 10%, अप टू 10% ऑफ द सैलरी इज डिडक्टेबल। एंड उसके साथ साथ अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, अगर आप जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अदर हो, 10% ऑफ द सैलरी। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20% ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। यहां सैलरी नहीं होगी क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम देखी जाएगी, उसका 20% आप यहां पर 80CCD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
अब इसके साथ साथ एम्प्लॉयर भी पैसा जमा कराएगा जो एम्प्लॉय है। अब मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड था, मेरा तो कोई एम्प्लॉयर है नहीं तो कोई जमा नहीं कराएगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या कोई और एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में, उनका एम्प्लॉयर भी जमा कराता है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, पहले उसकी इनकम कंसीडर करनी है, फिर उसको डिडक्शन अलाउ कर देनी है। कितनी डिडक्शन अलाउ कर देनी है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस केस में आप अप टू 14%, 14% ऑफ सैलरी तक आप डिडक्शन अलाउ करेंगे। एंड अगर उसके अलावा कोई एम्प्लॉयर है तो फिर उस केस में अप टू 10% ऑफ द सैलरी आप अलाउ करेंगे। सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? रिटायरमेंट पर्पज वाला। अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम इसका दूसरा नाम है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C इफ, हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो 80C मिलेगा या 80CCD मिलेगा। एडिशनली इस 1.5 लाख के अलावा, यहां पर बात दीजिएगा, इनके अलावा 10% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ जीटीआई, इनके अलावा आपको 80CCD 1B में एनपीएस में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। सर कैसे? मान लीजिए आपने एनपीएस में, एनपीएस कौन सा? टायर 2 वाला कि 1 वाला? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो सब। 1 वाला। इधर देखो, इधर हाँ जी, कहां करवाया था मैंने? अभी करवाया था ना आपको, 80C में करवाया था। ये देखिए, टायर 1 वाला के 2 वाला? सब टायर 1 वाला। याद आया कि नहीं आया? तो टायर 1 में जब आप जमा कराएंगे, मान लीजिए टायर 1 अकाउंट में आपने जमा करा दिया 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए, तो मैक्सिमम डिडक्शन आप 80C, 80CCC और 80CCD में आप 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1.5 लाख की अपर लिमिट है, बेशक ये है, लेकिन यहां पर एक सेक्शन पढ़ेंगे आप 80CCE, जो इन 3 सेक्शन में 80C, CCC, CCD1 में आप 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप 1B में, 80CCD1B में 50,000 अबाउ 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। सब समझ नहीं आया सर, कंफ्यूज हो गए हम तो, बहुत कंफ्यूज हो गए। 80C था, हाँ सब। 80C कौन सा था सर? LIC PF वाला, वो हाउसिंग लोन वाला। बात समझ आई? बच्चों की ट्यूशन फीस वाला, ठीक है। 80CCC था, कौन सा था सर? वो पेंशन फंड वाला। अगर मैं किसी LIC या अदर इंश्योरर के पास पेंशन फंड खरीद लेता हूं, रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, याद आया? आगे 80CCD कौन सा था? सब एनपीएस, अटल पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप जमा कराते हैं तो वहां पर आपको 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ जीटीआई अलाउड होता है। तीनों समझ आ गए? हाँ साहब। इन तीनों सेक्शन में, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। सर इंडिविजुअली 80C में लिखा है 1.5 लाख, 80CCC में लिखा है 1.5 लाख, और 80CCD में लिखा है 10%, 20%। हाँ, लेकिन ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख की कैप है अंडर सेक्शन 80CCE में। अंडर सेक्शन 80CCE में आपके ऊपर इन्होंने लिमिट लगा रखी है, कैन नॉट एक्सीड 1,50,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक खास बात इन्होंने बोली कि 80CCD1B, इसी के अंदर 80CCD1 का ही पार्ट है 1B, कि साहब इसमें आप 1.5 लाख तो आप ले लीजिए 3 सेक्शन में, 80C, CCC, CCD, इसके अलावा 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80CCD1B। इसको समझने के लिए ये सेक्शन, ये चार्ट देखिए। 80C में आप 1.5 लाख ले सकते हैं, 80CCC में आप 1.5 लाख ले सकते हैं, 80CCD1 खाली 1 है में आप 10% ऑफ सैलरी ले सकते हैं। याद आया? हाँ जी। लेकिन इन तीनों को मिला के 80CCE अपर लिमिट लग गई 1.5 लाख। आप इन तीनों में कितना भी लेते रहो, लेकिन मैक्सिमम आप 1,50,000 ले सकते। उसके अलावा एडिशनल डिडक्शन 80CCD1B में आप 50,000 भी क्लेम कर सकते हैं। यस और नो? और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 80CCD2 का, वो भी इनके अलावा है। किसके अलावा? 1.5 लाख के अलावा। मतलब जो 14% और 10% था ना साहब, 14% और 10%, ये इसके अलावा लिमिट एप्लीकेबल। इस चार्ट को रट लो, दिमाग में छाप लो, अभी वीडियो पॉज करो और देखो कि क्या समझ रहा है और क्या समझ नहीं आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है बच्चों को,
सिंपल याद रखना, 80C, 80CCC, 80CCD1 मैक्सिमम कितना 1.5 लाख। 50,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा एडिशनल डिडक्शन 80CCD1B 50,000 अगर मैंने एक्स्ट्रा जमा कराया होगा ऑब्वियसली। एंड 80CCD2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी अलग से मुझे मिलेगा, आइदर 14% और 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट 14%, अदर में 10%। यस और नो? लीजिए, ठीक है, यस और नो? यस सर। चलिए आगे देखें। हाँ जी, अगर आपने एनपीएस से पैसा निकाला, सब ध्यान दीजिएगा 2 मिनट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया चार्ट है, ये डायग्राम है, ये छोटी छोटी बातें। अगर आपने एनपीएस से पैसा निकाला तो क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, क्या टैक्स होगा कि नहीं आएगा? अगर आप एनपीएस क्लोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा साहब, अगर एनपीएस क्लोज करते हैं या ऑप्ट आउट करते हैं, उसमें पैसा ही जमा नहीं कराते, मैं कह रहा मैं इससे विड्रॉ कर रहा हूं जी, पैसा निकाल रहा हूं यहां पर, तो उस केस में 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 60% तक एग्जेम्प्ट है। दूसरा, पार्शियल विड्रॉल, आधा पैसा निकाल लेता हूं, 20% पैसा निकाल लेता हूं, उस केस में 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 60% फुल वाले में, 25% आधे वाले में। यस और नो? और किसी को भी डेथ के बाद इफ अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी एग्जेम्प्ट है, पूरी तरह एग्जेम्प्ट है एनपीएस से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं। बाकी पूरा का पूरा 2 मिनट लगा के एक बार खुद से जरूर रीड करो, काफी कुछ समझ आएगा, डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यू जो बनेंगे ना मेरे दोस्त, वो यहीं से बनेंगे, कहीं और से नहीं बनेंगे, वो इधर से ही बनने शुरू होंगे। 80CCC मैंने पढ़ा दिया है। एक नया सेक्शन आया 80CCH, अग्निवीर वाला। अग्निवीर में कहते हैं भाई, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बोल दिया कि ठीक है आप एक काम कर लो, मोटा मोटी 30% ऑफ मंथली कस्टमाइज अग्निवीर पैकेज है, 30% तक जमा करा दो, जितना भी जमा कराओगे 100% उसकी डिडक्शन अलाउ कर दूंगा 80CCH1 में। और जितना आप जमा कराओगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट जमा कराएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जमा कराएगी पहले उसको इनकम में कंसीडर करके फिर उसकी डिडक्शन अलाउ कर दूंगा। दैट मींस एम्प्लॉय एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की डिडक्शन मिलेगी, जो जो जितना जितना जमा कराएगा। एनी पेमेंट फ्रॉम द कॉर्पस फंड, कॉर्पस फंड से आपको कुछ भी मिला टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? इंडिविजुअल ही जमा करा सकते हैं। अब कंपनी तो जाके अग्निवीर नहीं बनेगी ना, अग्निवीर जो आजकल चल रहा है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ठीक आप 30% तक जमा करा लो, 30% का 100% हम आपको अलाउ कर देंगे, जितना जमा कराओगे। उन्होंने एक रेट दे दिया कि चलो 30% तक जमा करा लो, मंथली कस्टमाइज अग्निवीर पैकेज का। यस और नो? यस सर। उसके बाद आप 80D में आइए। 80D में है कि आप एक काम कीजिए साहब, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, हॉस्पिटल्स भरे नहीं रहने चाहिए, भरेंगे तो कम से कम आप इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा बियर करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला कि आप एक काम करो 80D क्लेम करो, इंश्योरेंस करवा लो, 80D में हम आपको डिडक्शन दे देंगे। 80D में बोले कि आप इंश्योरेंस करवाइए, ओनली इंडिविजुअल एचएफ, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट होगा, भारत में आएगा, बीमार पड़ेगा तो दबाव तो सरकार पर ही बनेगा ना। आप किसी भी तरीके से पेमेंट कीजिए, सिर्फ कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, आपको अलाउड हो जाएगा। आपने, बहुत आसान है, सेक्शन कुछ नहीं कहता, सेक्शन ये कहता कोई बात नहीं, आप LIC होता है जीने मरने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके घर वालों को कुछ मिल जाएगा, ये है हेल्थ इंश्योरेंस। डिफरेंस समझना मेरे दोस्त, कई बच्चों को पता ही नहीं चला 80C में किसकी डिडक्शन ले रहे, 80D में किसकी डिडक्शन ले रहे। 80C एज सिंपल एज दैट फॉर LIC, लाइफ इंश्योरेंस, मरे नहीं मरे, यहां पर बीमार पड़े, अगर बीमार पड़े तो खर्चा कौन भुगतेगा? हमेशा मरोगे थोड़ी, हमेशा बीमार थोड़ी पड़ोगे। तो अगर आप बीमार पड़े तो 80D में आओगे, अगर डेथ वगैरह हुई तो 80C में जाओगे। तो कह रहे बीमारी के लिए एक इंश्योरेंस ले लीजिए, वो कह रहा ठीक है। इंश्योरेंस किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल एचएफ दोनों को मिलेगा। इंडिविजुअल में कौन? भाई फैमिली इंक्लूड है, फैमिली और पेरेंट्स सब आएंगे, एचएफ का कोई भी मेंबर, ठीक है। आप कहां कहां पैसा जमा करा सकते हैं? आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, एक 80D में डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम थी, उसमें पैसा जमा करा दिया, 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर उसके साथ आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब पता क्या होता है? कभी ब्लड टेस्ट करा लिया, कभी कोई छोटा मोटा टेस्ट और करा लिया, कोई ये टेस्ट करा लिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप चल रहा है, रूटीन चेकअप,
आप इन तीनों करवाइए, 80D में हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। खास बात, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको बैंक से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप 5,000 रुपए तक का कैश नॉन कैश दे सकते हैं, सब डिडक्शन अलाउड, कैश में भी चलेगा। दूसरी बात, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपना फैमिली का सबका मिला के 5,000 है, ईच हेड पर 5,000 नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूज करता है आपको। मैक्सिमम डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फैमिली प्लस पेरेंट्स 5,000 रुपए। ठीक है, ठीक है साहब, फैमिली के लिए खिलाइए अलाउड होगा, पेरेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कराओगे अलाउड नहीं होगा, एचजीएफ का सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम अलाउड नहीं होगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड नहीं होगा। दिमाग में सेट है जी। कितना डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, आप करवाइए तो सही, हम आपको 25-25 हजार रुपए की डिडक्शन दे देंगे, 25-25 हजार रुपए की डिडक्शन दे देंगे, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथ में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हुआ, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया लेकिन मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन थी, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मेरे फादर मदर सीनियर सिटीजन थे, तो उन केस में हम आपको 25,000 एडिशनल देंगे, एडिशनल डिडक्शन, अगर वो सीनियर सिटीजन हुए 25,000 एक्स्ट्रा, तो 25 यहां मिल गया साहब, 25 यहां मिल गया, कितना हो गया। लेकिन सीनियर सिटीजन हो गए तब, किस केस में, ए केस में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। कौन कौन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मैं हो सकता हूं, एचएफ के लिए कोई मेंबर हो सकता है, यस और नो जी। नॉर्मल केस है 25-25 हजार, सीनियर सिटीजन कोई भी हुआ 25,000 एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिनका इंश्योरेंस ही नहीं होता तो 60 प्लस वालों का भी ये लोग कम ही करते हैं, लेकिन 80 प्लस वालों का इंश्योरेंस ही नहीं करते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराओगे हम उसका 25,000 तुम्हें अलाउ कर देंगे। हाँ जी, उसका 50,000 उसका अलाउ कर देंगे। उसका कितना अलाउ कर देंगे, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, ध्यान देना साहब, सुपर सीनियर सिटीजन हो, उस केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं, आप खर्चा क्लेम कीजिए, 50,000 रुपए आप अलाउ कर देंगे। और टोटल मिला के, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस भी ले रखा था, मान लीजिए आपका, मैं इंश्योरेंस ले रखा था, वाइफ सीनियर सिटीजन थी, पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन थे, तो 25 वाइफ सबका मिला के क्या मेरा 1 लाख हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम ये लिमिट 50,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम आपको 25 दे रहे हैं, 25 एडिशनल दे रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, आपके पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन, हम आपको 50,000 और दे रहे हैं, लेकिन सबका मिला के 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। फैमिली कौन होगी, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपके डिपेंडेंट होने चाहिए, पेरेंट्स, मदर फादर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, फादर इन लॉ सास ससुर नहीं आएंगे। अगर आपने लमसम दे दिया अमाउंट, कई बार होता है कि 5 साल का एक साथ अमाउंट दे दिया इंश्योरेंस के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली बेसिस पर आप उसको हर साल क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80DD, आप कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, 80DD का मतलब डिसेबल डिपेंडेंट है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, वो डिसेबल है, आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो या उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो आप 80DD में उसका खर्चा क्लेम कर सकते हो। खर्चा क्या कर रहे हो आप, या तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट का, एक्सपेंडिचर कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट का, इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन वगैरह। बात समझिएगा दोस्त, बात क्या है यहां पर समझने की, कि आप जब 80DD में डिडक्शन क्लेम करते हैं, डिडक्शन किसके लिए क्लेम करेंगे, मेडिकल, आप डिडक्शन क्लेम करेंगे मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट था उसके मेडिकल खर्चे के लिए। खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन कराया, अमाउंट पेड अप्रूव्ड स्कीम मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, आपने कोई स्कीम में पैसा उसके लिए जमा कराया, या फिर डिपॉजिट इन स्कीम वेयर मनी इज रिसीव्ड, आपने किसी ऐसी स्कीम में पैसा जमा करा दिया जो या तो 60 साल होने पर वो पैसा वापस मिलेगा या एट द टाइम ऑफ डेथ, तो उस केस में आप 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकते। डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000 और 1,25,000, 75,000 नॉर्मल केस में, 1,25,000 सीवियर डिसेबिलिटी में। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब आप 80% और मोर डिसेबल हैं, अपंग हैं, उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और ये जो लिमिट है ये फ्लैट है, फ्लैट है, आप 1 रुपया खर्चा करो आपको मिलेगा 75,000 पूरा मिलेगा, 1,25,000 पूरा मिलेगा। 80DD अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड,
ये मैटर नहीं करता आपने एक्चुअल कितना खर्चा किया है, आपको डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। यस और नो? यस सर। सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब बता दिया। 80 DDB, 80 DDB, आप किसी को जो आपके उसमें है क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड डिजीज है, किसी को आपके रिलेटिव हैं उनको स्पेसिफाइड डिजीज है, जो स्पेसिफाइड है अंडर रूल 11DD में, मतलब कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हैं, तो आप उनका भी खर्चा क्लेम कर सकते हो 40,000 तक, 40,000 रुपए तक आप उनका खर्चा क्लेम कर सकते हो 80 DDB में। इसमें इंक्लूड कौन कौन होगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ, डिपेंडेंट, रिलेटिव, रिलेटिव वो आपके डिपेंडेंट होने चाहिए। खास बात मैं आपको बताऊंगा, 80D में भी डिपेंडेंट था, 80DD में भी डिपेंडेंट है, और 80DD बी में भी डिपेंडेंट है, मतलब तीनों सेक्शन मिला के डिपेंडेंट के हैं 80D वाले। 80D, 80DD, 80DDB, तीनों में डिपेंडेंट शब्द है। तो डिपेंडेंट कौन होने चाहिए, रिलेटिव। कौन कौन, स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, सारे डिपेंडेंट होने चाहिए। HF के लिए मेंबर और HF, मेंबर ऑफ HF। अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक की आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DDB। रेजिडेंट होना चाहिए सब इंडिविजुअल, भारतीय 80DDB में, 80DD में भारतीय होना चाहिए, लेकिन 80D में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों सेक्शन का डिफरेंस समझ में आया। 80D रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, 80DD, 80DDB, दो सेक्शन कहते हैं रेजिडेंट होना चाहिए, और तीनों में जो रिलेटिव है वो डिपेंडेंट होने चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस सर। आइए जी 80U की बात करते हैं, डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। 80U, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, मतलब आपको जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज लकवा है या अपंग है, पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, तो उस केस में आप लोग 80U में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, नहीं तो 75,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80E की बात करते हैं, ई मतलब एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल ओनली, केवल इंडिविजुअल। ऑब्वियसली पढ़ेगा कौन, इंडिविजुअल, कंपनी थोड़ी पढ़ने जा रही, पार्टनरशिप फर्म थोड़ी पढ़ने जा रही। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेंगे, खुद के लिए लेंगे या फिर अपने रिलेटिव, स्पाउस या चिल्ड्रन, मदर फादर नहीं है, या फिर आप किसी के लीगल गार्जियन हैं, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यस और नो? यस सर। चलिए जी, कोर्स में भी फुल टाइम पार्ट टाइम, लेकिन वहां पर 80C में फुल टाइम था, यहां पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों चलेगा। लिख लेना बगल में अगर लिखो तो यहां पर, ठीक है? ठीक है जी। कोर्स आफ्टर क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन चलेगा, इंडिया में लो या आउटसाइड इंडिया लो, लेकिन 80C में इंडिया में ही था। तो इसको जब भी पढ़ो कंपेयर करना विद 80C। ये जो रिडक्शन मिलेगी आपको 8 साल तक मिलेगी, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन 8 साल तक ही मिल पाएगा बाबू, उसके बियॉन्ड नहीं मिल पाएगा। 80EE, अगर किसी बच्चे को लग रहा हो वीडियो लंबी जा रही है तो मेरे दोस्त आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 10, 15, 20, 25 मिनट एक्स्ट्रा भी देख लोगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वीडियो को चाहूं तो मैं 45 मिनट में खत्म करा सकता हूं, ऊपर ऊपर की बातें बता के, लिमिट बता दी, सेक्शन नंबर बता दिए, रिलेटिव डेफिनेशन बता दी, बस बात करो। लेकिन समझा समझा के हर पॉइंट टू पॉइंट, आप देख रहे हो कि मैं हर पॉइंट टिक करता हुआ चल रहा हूं, एक एक बात बता के देखो, सारा 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 कवर हो गया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आइए फटाफट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, 80EE सेक्शन नॉट रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये सेक्शन लगता ही कब है, जब आपने वो लोन कराया हो 2016-17 में। आपने कोई घर खरीदना था, उसके लिए आपने लोन लिया, उस लोन पर जो इंटरेस्ट जा रहा है ये उसकी डिडक्शन अलाउ करेगा। सर वो तो हमें हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड हो जाती थी ना 24 में, सेक्शन 24 में, यस और नो हो जाती थी, लेकिन
यहां पर उसके अलावा है। अगर प्रॉपर्टी होती, सब ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी होती लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, तो वहां तो पूरी खपत है, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी होती जनाब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ध्यान देना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहां गया जी, कहां गया, ये रहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती, उस केस में वहां पर हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट कितनी है सेक्शन 24B में, हाँ जी सर 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख के बियॉन्ड कहां क्लेम करोगे, आप यहां आ जाओ क्लेम करने 80E में, 80EE में, 80EE में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आइए सेक्शन पढ़ते हैं। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लोन आपको कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से सैंक्शन होना चाहिए। आप एक्वायर करेंगे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप रिपेयर रिनोवेशन के लिए 80EE में नहीं आ सकते हैं साहब। आपका लोन जो होना चाहिए वो 2016-17 में सैंक्शन होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन आपके एग्जाम के लिए, बट क्या करें सिलेबस में है, अगर उसने दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ना पड़ता है। सैंक्शन जो लोन सैंक्शन होगा वो 35 लाख रुपए, 35 लाख तक का ही लोन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो वैल्यू है रेजिडेंशियल हाउस की 50 लाख तक का घर होना चाहिए, 35 लाख तक का लोन होना चाहिए, हाँ जी 50 लाख तक का घर होना चाहिए, 35 लाख तक का लोन होना चाहिए, 2016-17 में वो हो लोन सैंक्शन होना चाहिए। एंड वो रेजिडेंशियल हाउस के अलावा आप वहां पर जिस भी एरिया में वो घर है उसके अलावा आप वहां पर कोई भी घर ऑन नहीं करते, तो आप 80EE में उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन साहब मैक्सिमम सिर्फ आपको 50,000 रुपए तक की ही इंटरेस्ट की डिडक्शन यहां पर अलाउड होगी, इसके बियॉन्ड नहीं होगी। जब तक रिडक्शन इज अवेलेबल टिल रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू, जब तक सांसें होंगी तब तक घुंघरू चलेंगे, जब तक घुंघरू चलेंगे तब तक सांसें होंगी। दैट मीन जब तक लोन रीपेमेंट होगा तब तक आप क्लेम कीजिए। मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए तक की, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 24B में कितना क्लेम कर लिया, 2 लाख रुपए, 50,000 यहाँ पर आके क्लेम कर लिया। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट 80C में कवर कर लिया। लिंकेज आई समझ में आ गई। 80EE कई बच्चे पूछते सर ये भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस रेजिडेंशियल हाउस, सर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, सर सेक्शन तो सेम है, हाँ जी फर्क क्या है, ये 2016-17 के लिए था, ये 19 से लेकर 22 तक के लिए, मतलब वो 16-17 में था, फिर इनके अंदर की आत्मा जगी बीजेपी सरकार की, ये लोग फिर ले आए। इसमें इन्होंने क्या किया, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है वो 45 लाख कर दी, जबकि यहां पर कितनी थी 50 लाख, और वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी थी यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यस और नो, डिडक्शन इसमें इन्होंने बढ़ा के कर दी 1.5 लाख रुपए, वहां पर कितनी थी 50,000 रुपए। यस और नो, जी सर। इंडिविजुअल जिसने 80EE में नहीं किया वो EEA में क्लेम कर लेगा 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन। वही बात, आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जब आप ये क्लेम कर रहे हैं। हाँ जी, ये ओवर एंड अबाउट 24B है, ये बात यहां भी लिखी थी, ये ओवर एंड अबाउट 24B है। आप 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए पहले वहां क्लेम कीजिए, फिर उसके बियॉन्ड यहां क्लेम कीजिए। अगर कोई भी अमाउंट बचती है तो जब तक लोन चलेगा तब तक आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। यस और नो, बाकी सब कुछ सेम। ईयर का फर्क है मेरे दोस्त, वो 16-17 के लिए, ये 2019 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 2022 तक था। EEB तीनों सेक्शन की ना लिमिट जा चुकी, तीनों सेक्शन कौन सा, EEA और EEB, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली। आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज कीजिए, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन पर्सनल व्हीकल, अगर पीजीबीपी का व्हीकल होता, बिजनेस के लिए कोई व्हीकल होता, फिर तो खर्चे कहां क्लेम करता, P&L में। पर्सनल व्हीकल है तो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बोले ठीक है आप डिडक्शन क्लेम कर लीजिए 1.5 लाख रुपए तक की, हम आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन वो व्हीकल आप खरीदोगे 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 मतलब 22-23 तक की था, वहां तक आप ये क्लेम कर सकते हैं। आज के डेट पर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता हूं, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, बैंक, एनबीएफसी भी चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जब तक सांसें चलेंगी तब तक आपको डिडक्शन मिलेगी। 80G डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फंड, 80G का सिंपल है, आप डोनेशन दीजिए हम आपको डिडक्शन देंगे, आप डोनेशन दीजिए हम आपको डिडक्शन देंगे। डोनेशन कहां पर देनी है,
ये कह रहे हैं आप डोनेशन दीजिए। डोनेशन किसको दिलवाएंगे, स्पेसिफिकली इन्होंने बोल दिया कि अगर आप इनको डोनेशन देंगे तो हम आपको इतना इतना डिडक्शन अलाउ करके चलेंगे। 80G डोनेशन किसी भी एसएससी के लिए एप्लीकेबल, एनी एसएससी कोई भी हो, फर्म, कंपनी, एलएलपी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। ठीक है, ठीक है जी। अमाउंट आपको स्पेसिफाइड फंड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2000 रुपए तक आप कैश दे सकते हो, 2000 रुपए तक कैश दे सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी मोड चलेगा, लेकिन कैश नहीं चलेगा, कैश नहीं चलेगा। डोनेशन इन काइंड नो डिडक्शन, काइंड में अगर डोनेशन दे दी ना चॉल्व है। ठीक है, डिडक्शन कैन बी फ्रॉम अर्लियर ईयर एग्जेम्प्ट इनकम, पिछले सालों की इनकम से भी आप डोनेशन दे सकते हो, डिडक्शन मिल जाएगा 80G में। एडजस्टेड जीटीआई, चलो इसको छोड़ो, पहले यहां पर आओ। डोनेशन मिलती क्या, इसमें डिडक्शन मिलती कैसे, इसमें ये कहता है सिंपल सिंपल, आप जितना भी पैसा देंगे, आप जितना भी पैसा देंगे, हम बिना किसी लिमिट के 100% अलाउ कर देंगे। आपने 1 करोड़ रुपया दिया, हम आपको 1 करोड़ की डिडक्शन दे देंगे। आपने 2 करोड़ रुपया दिया, हम आपको 2 करोड़ की डिडक्शन दे देंगे। बात समझ आए? 1 लाख दिया, 1 लाख की डिडक्शन दे देंगे। कहां पर ध्यान दीजिएगा, फोकस्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फोकस जरा सा भी हिला। डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, बिना किसी लिमिट के 100%। सर सारे याद करने हैं? हाँ सारे याद करने हैं। अगर आप इन फंड में कौन कौन से, नेशनल डिफेंस फंड, जिला साक्षरता समिति, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, आर्मी फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आंध्र प्रदेश सीएम साइक्लोन रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, स्पोर्ट्स फंड, कल्चर फंड, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड, जितना दोगे सारा अलाउड हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा पड़ गया, सूखे पड़े हुए में दिया, तो जितना दोगे 50% अलाउ कर देंगे। 1 लाख दिया, 50,000 रिडक्शन मिल जाएगी आपको। सब ये इतने याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ चुनिंदा नाम है, सब में कॉमन है। जैसे पीएम, कहीं भी पीएम आएगा 100% अलाउड, लेकिन पीएम डॉट रिलीफ फंड में 50%। कहीं भी सीएम आया 100% अलाउड, कहीं भी नेशनल वर्ड आया 100% अलाउड, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत कोष 100% अलाउड, नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% अलाउड। चुनिंदा नाम है, मैंने सारे लाल कर रखे हैं, रटने की जरूरत नहीं। पीएम आया 100%, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में 50%, सीएम आया 100% अलाउड, नेशनल आया 100% अलाउड। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप जमा तो कराओगे, हम आपको एक लिमिट लगा देंगे, हम उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। उसके मतलब सरकार भी चाहती है कि आपसे ये पैसा हम जमा करवाएं कुछ स्पेसिफिक चीजों में ही, कुछ स्पेसिफिक चीजों में ही। मतलब अगर आप ये जमा कराएंगे यहां पर तो आपको 100% की रिडक्शन मिल जाएगी। आप जमा कराएंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में, तो आपको जितना भी जमा कराओगे उसका 50% मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने थोड़ा सा तगड़म लगाया, उन्होंने बोला अगर आप इन दो में जमा कराते हैं, अगर आप इन दो में जमा कराते हैं तो हम आपको जितना भी आप जमा कराओगे उसका एक क्वालिफाइंग लिमिट है, एक लिमिट हम डिस्कस करेंगे, एक लिमिट है, उसका इतना परसेंटेज तक देंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं देंगे। क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट सिर्फ उतना ही देंगे। क्या है क्वालिफाइंग लिमिट, अब आ जाओ। क्वालिफाइंग लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है ना, उसको एडजस्ट करेंगे और उसका सिर्फ 10% इतना ही अलाउ करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। मतलब जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई का 10% ही हम आपको देंगे अगर आप इन दो में पैसा जमा कराओगे। तो दो में, किस में, फैमिली प्लानिंग में या फिर स्पोर्ट्स गेम में, स्पोर्ट्स वगैरह में, फैमिली स्पोर्ट्स, फैमिली और स्पोर्ट्स, दो शब्द याद रखना है यहां पर, फैमिली और स्पोर्ट्स। अगर आपने इनमें जमा कराया तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का, आप इसमें कुछ भी जमा कराओ,
10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का 100% अलाउड हो जाएगा। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का 100% अलाउ कर दो, ठीक है। आगे कहता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, क्वालिफाइंग लिमिट हो गई, उसका 50% ही दूंगा, उसका, सुनते जाओ अभी कंक्लूड कर दूंगा, उसका 50% ही दूंगा। कहां पर? कोई भी चैरिटेबल पर्पज के लिए कराया अदर देन प्रमोशन फैमिली प्लानिंग, हाउसिंग अकोमोडेशन, माइनॉरिटीज के लिए कराया, रिपेयर रिनोवेशन किसका? टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च। बात समझ आएगा नहीं आया? बोलिए जी, बोलिए। सीएम एचआर, दो शब्द याद रखें। सीएम मतलब, सी मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए, एम मतलब माइनॉरिटीज के लिए, एच मतलब हाउसिंग अकोमोडेशन और आर मतलब रिपेयर रिनोवेशन टेंपल का, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं, सेक्शन दोबारा देखते हैं पूरा का पूरा। उन्होंने कहा आप अगर 80G में डिडक्शन चाहते हैं, 80G में डिडक्शन चाहते हैं, तो हम आपको 100% अलाउ कर देंगे ए पॉइंट में, ध्यान देना जी। ए पॉइंट में हम आपको 100% अलाउ कर देंगे, किसका? अगर आपने इनमें जमा, जितना जमा कराओगे 100% अलाउड। बी पॉइंट में अगर आपने इसमें जमा कराया तो जितना जमा कराओगे उसका 50% अलाउ करेंगे। सी पॉइंट, अगर आपने दो में कराया, फैमिली प्लानिंग में और स्पोर्ट्स वाले में, तो जितना भी जमा कराओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जीटीआई ले लो, उसको एडजस्ट कर लो, उसका 10% ही हम आपको अलाउ करेंगे। 100% किसका? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का। अगर आपने इसमें कराया सीएमएचआर में, तो हम आपको 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जो भी निकल कर आएगी उसका 50% डिडक्शन, 50% जितना भी जमा कराओगे उसका 50% ही अलाउ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है? आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, उसमें से आप माइनस कर दो क्या? स्पेशल रेट वाले इनकम, LTCG 112, 112A, 111A एंड ऑल डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो 80G। 80G माइनस मत करना, फिर आपकी एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी और एग्जाम्प्ट इनकम अगर इंक्लूड की है तो। सेक्शन समझ आया कि नहीं आया? बस सेक्शन इतना ही था। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज सिंपल एज दैट। जब भी आपको 80G की डिडक्शन दिखे आप उसमें जीटीआई निकालो, जीटीआई निकाल लिया, फिर उसको एडजस्ट कर लो। कैसे करोगे? जीटीआई निकालने के बाद माइनस करवा दो स्पेशल रेट वाले इनकम 112A, 112, 111A एंड सारे डिडक्शन माइनस कर देना जीटीआई में से 80C to 80U, लेकिन 80G वाले डिडक्शन माइनस मत करना। जो भी निकल के आया वो आपका आया एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% ले लेना, वो हो गई क्वालिफाइंग लिमिट, वो हो गई क्वालिफाइंग लिमिट, लिख लिया, ठीक है जी। अगर आपने इनमें जमा कराया होगा तो वो तो 100% मिल जाएगा, फिर एडजस्टेड जीटीआई निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। इसमें कराया होगा 50% मिल जाएगा, इस दो में कराया होगा तो जो भी आपकी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई थी फुल क्लेम कर लो, लेकिन जितना जमा कराओगे उसका 100%। सर नहीं समझ में आया? एडजस्टेड जीटीआई 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मान लो आपकी निकल कर आई 80,000 रुपए, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 80,000 रुपए, आपने जमा कराया था सिर्फ 35,000 रुपए, तो आपको पूरा का पूरा 35,000 मिल जाएगा। इस केस में 50% वाले में, इस केस में सिर्फ आपको 17,500 ही मिल पाएगा। 50%, ठीक है। जितना भी जमा कराओगे उसका 50%, मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ एडजस्ट यहां तक। सर मैंने जमा कराया होता 1.5 लाख रुपया, अगर आपने जमा कराया होता 1.5 लाख रुपया तो ये देखिए इसमें तो 100% अलाउ हो जाता, लेकिन मैक्सिमम कितना? 80,000, तो 1.5 लाख अलाउड नहीं होता, मैक्सिमम 80,000 तक ही अलाउड होता। सर नीचे वाले में 50%, 50% मतलब 1.5 लाख का 50% कितना हो गया? सर 75,000, तो 80,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ 75,000 तक की डिडक्शन अलाउ होगी 50%। डन? डन सर। आइए जी 80GG अगर आप रेंट के लिए करते हैं, अगर आप रेंट पे करते हैं और
आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं लेकिन आपको वहां पर HRA नहीं मिलता या रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिलता, तो उस केस में आप 80GG में अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए या एम्प्लॉय वो जो HRA क्लेम नहीं करते, HRA मिलता ही नहीं, डिडक्शन कितने मिल जाएगी साहब, 5,000 रुपए या 10% ऑफ एडजस्टेड GTI रेंट पेड ओवर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर 20% ऑफ एडजस्टेड GTI आप निकाल लेंगे। एडजस्टेड GTI का मतलब सेम वही, बस डिडक्शन इसमें 80GG आ जाएगी, सेम वही 80G की तरह आप निकालेंगे, डिडक्शन 80GG आ जाएगी। 80GGA आप डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपका बिजनेस नहीं है। अगर आपका बिजनेस होता तो फिर साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 PGBP में क्लेम कर लेते। SSC नॉट हैविंग PGBP इनकम, आप यहां पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक, सोशल, स्टैटिकल, रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ पेमेंट करते हैं तो, या नोटिफाइड रूरल डेवलपमेंट फंड में पेमेंट करते हैं, या एलिजिबल प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन 35 AC, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी एरेडिकेशन फंड 100% ऑफ डोनेशन पेड, आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अदर देन कैश में देना है, कैश 2,000 रुपए तक देंगे तो ही चलेगा। 80GGB, 80GGB खत्म होने वाला है चैप्टर, बस और 5-7 मिनट का बच गया। हाँ जी, 80GGB, 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 80GGB में क्या है, आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कंपनी हैं तो 80GGB में क्लेम करेंगे, अगर आप अदर देन कंपनी हैं तो 80GGC में क्लेम करेंगे। जितना भी पे करेंगे सारा अलाउड हो जाएगा, लेकिन अदर देन कैश देना साहब, कैश में नहीं चलेगा, कैश में नहीं चलेगा, अदर देन कैश देना पड़ेगा डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। 80GGB कंपनी के लिए, GGC अदर देन कंपनी के लिए। साथ में एक खास बात, गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट गिव पॉलिटिकल डोनेशन, कभी भी गेल भेल जो थी, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ये कभी भी गवर्नमेंट को डोनेशन नहीं दे सकती पॉलिटिकल डोनेशन, ठीक है। उसके बाद आया अपना इनकम बेस्ड डिडक्शन। अभी तक क्या चल रही थी, इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, आपने डोनेशन दे दिया, आपने स्टैटिकल रिसर्च के लिए पैसा दे दिया, आपने LIC PF में जमा करा दिया, आपने मेडिकल खरीद लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शन, 80JJAA, AA, न्यू एम्प्लॉयमेंट अगर आप जनरेट करते हैं तो 30% डिडक्शन मिलेगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट किया, जो भी सैलरी न्यू एम्प्लॉयज को दी 3 साल के लिए, सिंपल याद रखने का, 80JJAA 30% मिलेगा 3 साल के लिए। 30% किसका, जो भी नए एम्प्लॉयमेंट दिए हैं उसका, उस सैलरी के खर्चे का जो नए एम्प्लॉयमेंट के लिए आया। साथ में आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होने चाहिए, तभी आप 80JJAA कर सकते हैं। मतलब आपका टर्नओवर 1,50,00,000 से एक्सीड करना चाहिए, यस और नो, यस। SSC टू होम सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट अप्लाई, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जो आपने न्यू एम्प्लॉय हायर किए, जो एडिशनल कॉस्ट आई उसका 30% तक, मतलब एक तो P&L में खर्चा क्लेम करो, फिर जो आपकी GTI आई ना उसमें से रिडक्शन माइनस कर लो। 3 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, जब आप ये एम्प्लॉयमेंट देंगे तब तक चलेगा, कब नहीं चलेगा। स्प्लिट अप कर दिया, एक बिजनेस था उसके 2 बिजनेस बना दिए और बोले अरे ये तो नया बिजनेस है मेरा, नहीं चलेगा। एक ही बिजनेस में से, बिजनेस शुड नॉट फॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल नए फ्रेश एम्प्लॉय होने चाहिए। शुड नॉट एक्वायर्ड बाय द SSC ट्रांसफर ऑफ, किसी और से मैंने खरीद लिया, अरे मेरे लिए तो नया है उसके लिए पुराना है तो क्या हो गया, ईना चोलबे। ऑडिट रिपोर्ट आप देंगे। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं तो आप नंबर ऑफ इंक्रीज नहीं कर रहे, 50 एम्प्लॉय थे, 50 को निकाल के नए 50 ले आए, नहीं चलेगा। 50 थे 55 कर दिए, 5 का मिल जाएगा। चेहरा नया नहीं होना चाहिए, नंबरिंग टोटल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। 58 एम्प्लॉय थे, 58 थे, अब 68 हो गए, 10 का मिल जाएगा। पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अगर आपने
बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की, दैट मीन्स अगर आपने अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट की तो आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। दैट मीन्स इनके अलावा मतलब कैश में अगर पेमेंट किया डिडक्शन नहीं मिलेगी, इन्हीं के थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। न्यू बिजनेस में सारे के सारे नए एम्प्लॉय होंगे। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको 80JJAA में डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन कौन से वो केसेस हैं, आइए फटाफट देखते हैं। अगर आपने 25,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी दे दी, 35,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, डिडक्शन नहीं मिलेगा। गरीब लोगों के लिए सेक्शन लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पेंशन स्कीम में पैसा दे रही है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में अगर 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 पेड बाय गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन पेड बाय गवर्नमेंट, सरकार पैसा दे रही है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो। आपने जो एम्प्लॉय लगाए वो 240 दिन से कम काम कर रहे हैं, नहीं भाई 240 दिन तो काम करवाओ उनसे कम से कम, तभी तो हम आपको डिडक्शन देंगे। लेदर का प्रोडक्ट, फुटवेयर, अपैरल का बिजनेस है तो 150 दिन, 240 की जगह इतने दिन आपको काम करवाना पड़ेगा। अगर आपने प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कंपलसरी फॉलो करनी पड़ेगी। 25,000 से कम होना चाहिए, गवर्नमेंट का पे नहीं करेगी किसी भी बात के लिए। आप 240 दिन से ज्यादा काम करेंगे, अपैरल बिजनेस में, फुटवेयर बिजनेस में 150 दिन से ज्यादा काम करेंगे, 150 डेज से, एंड आप पीएफ में जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे, तब ही जाके आपको डिडक्शन मिलेगी। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ जी। 80 QQB में आप डिडक्शन क्लेम कीजिए। 80 QQB का मतलब क्या है, आप किसी बुक के ऑथर हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल जॉइंट ऑथर हैं आप, 3 लाख रुपए तक की ले सकते हैं। अगर फिक्स अमाउंट नहीं है, परसेंटेज में है, तो मैक्सिमम 15% ऑफ एमआरपी, बुक का जो एमआरपी उसका 15% मैक्सिमम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ स्कूल, गाइड, कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, इनके लिए आप नहीं होंगे। सिर्फ आपको कब मिलेगी, जब आप लिटरेसी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर का कुछ बुक लिखेंगे, तभी आपको, कौन कौन सी, लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की बुक लिखेंगे तो ही आपको डिडक्शन क्लेम होगी 80 QQB में। किसके लिए, अगर आप किसी बुक के ऑथर हैं, आपको रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी आप अदर सोर्स में लेकर जाएंगे, फिर आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। 80 QQB। 80 RRB में, आरआरबी में आप पेटेंट करा रहे हैं किसी भी, रॉयल्टी ऑन पेटेंट, पेटेंट के लिए आपने कोई इनोवेशन की थी, उसका आपने पेटेंट किया, आपने किसी को यूज करने के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोविड वैक्सीन बनाई थी, पेटेंट करवाया, किसी को यूज करने के लिए दे, उसके बदले रॉयल्टी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोनों सेक्शन लुक लाइक सिमिलर है। अगर आपको फॉरेन कंट्री से कुछ पैसा है, रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो जब भी आपका साल खत्म होगा 6 महीने तक वो पैसा आएगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। रॉयल्टी ब्रॉट टू इंडिया इन कन्वर्टेबल एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और एक्सटेंडेड, अगर आरबीआई उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देती है, डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। मतलब फॉरेन कंट्री से अगर कोई रॉयल्टी आ रही है और साल खत्म होने के 6 महीने बाद तक आ रही है, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी? 3 लाख। क्यों भी आरआरबी, क्यों कहां पर, बुक्स के लिए, आरआरबी पेटेंट वगैरह की रॉयल्टी के लिए चलेगा। एटीटीटी बहुत सिंपल है, आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आप 10,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं एटीटीटी ए में। एटीटीटी बी में आप 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एटीटीटी बी किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए है। एटीटीटी बी में आप एफडी का हो, आरडी का हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, सब चलेगा। एटीटीटी ए में सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट चलेगा, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं चलेगा। पोस्ट ऑफिस में अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो 3,500 रुपए चलेगा उसमें। एटीटीटीबी में 50,000 रुपए की लिमिट चलेगी। अदर डिडक्शन है, छोटे मोटे है, एटीएम है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, दोनों में से लोअर जो भी होगा, डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 100%, आपकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी के इसमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी दोनों आप खुद से रीड करेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी की सारी डिडक्शंस मैंने आपकी करवा दी हैं। जो एग्जेम्पशंस हैं और जो एएमपी वगैरह है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस क्लास में मैंने आपको कराया क्या, डिडक्शंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कोई भी कोर्स खरीदना है तो www.jagulia.com। थैंक यू सो मच, लव यू।